एक धर्मपाल नाम का बूढ़ा आदमी था जिसकी उम्र तकरीबन 65 बरस हो चुकी थी। धर्मपाल की बीवी कई साल पहले ही इस दुनिया को छोड़ गई थी। उसका एक ही बेटा था सुरेश, जो शादी के बाद पराए मुल्क कनाडा में काम करने लगा। शादी के कुछ ही अरसे बाद सुरेश अपनी बीवी को गांव शिवनगर में बाप के पास छोड़कर चला गया। अब घर में सिर्फ धर्मपाल और उसकी बहू कविता ही रहते थे। सुरेश साल में बस एक बार ही छुट्टी पर आता। बाकी सारा वक्त कविता और धर्मपाल अकेले ही उस घर के बड़े आंगन में अपनी अपनी तन्हाई काटते थे। एक दिन सुबह के वक्त कविता अपने ससुर जी के लिए डाइनिंग टेबल पर चाय रखती है। धर्मपाल चाय का कप उठाते हुए बहू को भी साथ बैठने का इशारा करता है। थोड़ी देर बाद वह संजीदा लहजे में कहता है, बेटी, मैं अकेला रह रहकर बहुत थक गया हूं। अब यह तन्हाई बर्दाश्त नहीं होती। सोच रहा हूं कि दोबारा शादी कर लूं। आखिर मैं कब तक यूं अकेला जीऊंगा। कविता एक लम्हे को चौंक जाती है और मुस्कुराकर कहती है, अरे ससुर जी, इस उम्र में आपसे कौन शादी करेगा और आप इतनी फिक्र क्यों करते हैं? आप अकेले कहाँ हैं? मैं तो आपके साथ हूं। फिर फिक्र करने की क्या बात है? धर्मपाल आह भरते हुए कहता है, तुम घर में जरूर हो, लेकिन दिल को खुश करने वाला कोई नहीं है। यह तन्हाई बहुत काट खाने को दौड़ती है। कविता हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देती है, ससुर जी, मेरे होते हुए आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं भी समझती हूं कि अकेले रहने का दुख कैसा होता है। सुरेश को कनाडा गए हुए बहुत दिन हो चुके हैं। वह तो साल में बस एक बार ही लौटता है। मैं भी अक्सर अपने आप को अकेला और खाली महसूस करती हूं। यह बात कहकर वह नजरें झुका लेती है और माहौल में एक अजीब सा सुकून छा जाता है। फिर वह दोनों आहिस्ता आहिस्ता ड्राइंग रूम के अंदर चले जाते हैं, जहां बातों का सिलसिला और गहरा होने लगता है। दोनों कमरे में बैठे ही थे कि धर्मपाल गहरी सांस लेते हुए कहता है, बेटी कविता, अब मैं पहले जैसा जवान नहीं रहा। जब तुम्हारी सास जिंदा थी तो हम दोनों एक दूसरे को खुश रखते थे। यह सुनकर कविता ने नरमी से कहा, ससुर जी, आप यह क्यों कहते हैं? आप अभी भी किसी जवान आदमी की तरह लगते हैं। आपका चेहरा और हौसला आज भी मजबूत है। फिर वो अचानक उठ खड़ी हुई और बोली, बस थोड़ी देर रुक जाइए, मैं आपके लिए कुछ खास लेकर आती हूं। वह तेज कदमों से किचन में चली गई। वहां जाकर फौरन चाय बनाई, मगर इस बार चाय में उसने एक हल्की सी नींद की दवा भी मिला दी। कुछ ही देर में कविता दोबारा कमरे में लौटी। उसके हाथ में दूध वाली चाय का कप था। धर्मपाल ने हैरत से कहा, अरे यह क्या ले आई हो? क्या यह मुझे फिर से ताकतवर बना देगी? कविता ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, आपने बिल्कुल सही पहचाना। मैंने इसमें एक खास दवा मिलाई है। जैसे ही आप इसे पी लेंगे, आपके अंदर वही पुरानी ताकत लौट आएगी। धर्मपाल ने तजस्सुस से पूछा, क्या दवा है यह? कविता ने नरमी से कहा, पहले आप पी लीजिए, फिर इसका असर खुद देख लीजिएगा। धर्मपाल ने फौरन ही चाय का कप उठाकर एक ही घूंट में पी लिया। वह अभी इसका असर महसूस भी न कर पाया था कि अचानक कविता के फोन की घंटी बजी। फोन उसके शौहर सुरेश का था। सुरेश ने खुशी के साथ कहा, कविता, मैं 2-3 दिन के अंदर ही घर आ रहा हूं। हमारे ऑफिस में अगले 2 महीने के लिए काम बंद है, तो मैंने सोचा कि घर आकर सबके साथ वक्त गुजारूं। कविता ने धीरे से कहा, ठीक है, यह तो बड़ी खुशी की बात है। सुरेश ने पूछा, मेरे पिताजी कैसे हैं? कविता ने हल्की सी आवाज में कहा, आपके पिताजी तो अभी कमरे के अंदर ही मुझे बुला रहे थे। संजना ने कॉल काट दी और वापस कमरे में दाखिल हुई। अंदर आकर देखा तो धर्मपाल बिस्तर पर लंबी नींद सो रहा था। अगले दिन सुरेश घर आ गया। घर का माहौल खुशियों से भर गया। चंद दिन बाद तीनों दिल्ली के लिए निकल गए। सुरेश ने वहां एक बड़ा सा मकान किराए पर ले रखा था। एक दिन सुरेश ने अपने पिताजी से कहा, हम दोनों मियां बीवी आज शाम को बाहर घूमने जा रहे हैं। धर्मपाल जरा खफा होकर बोला, और मुझे अकेला छोड़कर? मैं क्या करूंगा यहां अकेला बैठकर? सुरेश ने नरमी से कहा, पिताजी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैंने आपकी देखभाल के लिए एक नौकरानी रख दी है। धर्मपाल ने एक नया स्मार्टफोन खरीदने की इच्छा जताई ताकि वह अपना वक्त गुजार सके। सुरेश ने फौरन बाजार जाकर एक नया स्मार्टफोन खरीदा और वालिद के हवाले करते हुए बोला, लीजिए अब्बा जी, अब आप दुनिया की हर चीज देख सकते हैं। सुरेश और कविता तो घूमने के लिए निकल गए।
कुछ दिन बाद शाम के वक्त धर्मपाल सोफे पर बैठा नया फोन चला रहा था। उसने पहली बार डेटिंग ऐप खोला और लड़कियों के अचानक एक पायल नाम की लड़की की वीडियो सामने आई, जिसमें वह अपना मोबाइल नंबर भी बता रही थी। धर्मपाल ने फौरन नंबर कॉपी किया और लड़की को कॉल मिला दी। दोनों में लंबी बातचीत शुरू हो गई। धीरे धीरे लड़की भी इस बूढ़े शख्स को पसंद करने लगी। चंद दिन बाद धर्मपाल ने लड़की से कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे घर आ सकती हो, मैं तुमसे मिलकर खुशी महसूस करूंगा। कुछ दिन बाद वो पायल वाकई धर्मपाल के घर आ पहुंची। दोनों ने मिलकर बियर पी। कुछ देर बाद लड़की ने नजरें झुकाते हुए कहा, क्यों ना हम दोनों किसी होटल चलें, वहां ज्यादा मजा आएगा। धर्मपाल आखिरकार मान गया। उसने नौकरानी को आवाज दी और बोला, हम दोनों बाहर जा रहे हैं, घर का ख्याल रखना और यह बात किसी को मत बताना। वो दोनों सीधे शहर के एक बड़े होटल पहुंचे, कमरा बुक करवाया और अंदर दाखिल हो गए। कमरे में पहुंचकर पायल ने कहा, यही तो मेरा काम है, खुश करना, लेकिन इसके बदले में मुझे ढेरों पैसे चाहिए। धर्मपाल ने हंसते हुए कहा, मेरे पास बहुत पैसा है, जितना चाहो ले लो, बस मेरा साथ देती रहो। फिर वह दोनों करीब आ गए। कुछ देर बाद लड़की ने संजीदगी से कहा, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। अचानक धर्मपाल के फोन पर कॉल आ गई। दूसरी तरफ उसका बेटा सुरेश था, जिसने सख्त लहजे में कहा कि फौरन घर वापस आ जाइए। धर्मपाल घबरा गया और सीधा घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचते ही सुरेश ने गुस्से से पूछा, पिताजी, आप इस उम्र में भी शादी करने की बात कर रहे हैं, ये सब क्या है? धर्मपाल ने सख्त लहजे में जवाब दिया, मेरी मर्जी है, शादी करूं या ना करूं, ये घर मेरा है और यहां सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। ये कहकर धर्मपाल दरवाजा जोर से बंद करता हुआ कमरे में चला गया। राजीव अपनी बीवी कविता से फिक्रमंद लहजे में कहता है, ये देखो कविता, पिताजी इस उम्र में भी शादी की जिद कर रहे हैं। मुझे डर है कि ना जाने कल को वह हमारे लिए कोई नई मुसीबत ले आएंगे। इसी बीच कविता की बड़ी बहन आईपीएस अधिकारी अंजलि कुछ दिनों के लिए उनके घर घूमने आई। अंजलि ने अपनी बहन और जीजा से घर का तनाव समझा। उसने पिताजी की हरकतों और एक संदिग्ध लड़की से शादी करने की जिद के बारे में सुना। अगली सुबह धर्मपाल अपनी डेटिंग ऐप वाली लड़की से कोर्ट मैरिज करने के लिए घर से निकलने लगा ही था कि सुरेश ने उसे रोक लिया। सुरेश ने परेशानी भरे लहजे में कहा, पिताजी, आप जो करने जा रहे हैं वह बिल्कुल गलत है। ये लड़की अच्छी नहीं है, ये आपको बर्बाद कर देगी। लेकिन धर्मपाल ने उसकी एक ना सुनी और दरवाजा पटक कर निकल गया। आईपीएस अंजलि ने तुरंत अपने सूत्रों से उस लड़की पायल के बारे में जानकारी निकलवाई। उसे पता चला कि वह एक शातिर ठग है जो अमीर बुजुर्गों को अपने जाल में फंसाकर पैसे लूटती है। दोपहर ढलते ही धर्मपाल वाकई कोर्ट मैरिज करके उस लड़की पायल को अपनी बीवी बनाकर घर ले आया। घर का नजारा ही बदल गया। धर्मपाल ने उन्हें आवाज दी, आओ तुम दोनों को अपनी नई बीवी से मिलवाऊं। देखो, यह अब तुम्हारी मां है। सुरेश के चेहरे पर सदमा और खामोशी छा गई। धर्मपाल ने संजना की तरफ देखकर कहा, बहू, हम दोनों अपने कमरे में जा रहे हैं, खाना वहीं ले आना। रात को पायल ने धर्मपाल को बहकाया और कहा कि सुरेश और कविता को घर से निकाल दिया जाए। उसने तंजिया लहजे में कहा, तुम्हारा बेटा तुमसे किस लहजे में बात कर रहा था? बेहतर यही है कि सुरेश और उसकी बीवी को घर से निकाल दो। आखिर यह घर तुम्हारा है। धर्मपाल ने नशे में डूबी आंखों से उसे देखा और कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम वाकई बहुत समझदार बीवी हो। अगले दिन सुबह के वक्त धर्मपाल और पायल बाहर हॉल में आए। पायल ने मुस्कुराते हुए कहा, और सुनो कविता, आज हम दोनों दोपहर का खाना होटल में खाएंगे। सुरेश गुस्से से फट पड़ा, पिताजी, ये रोज का तमाशा कब तक चलेगा? क्या अब आप अपनी जिंदगी का सारा इख्तियार इसी के हाथ में दे बैठे हैं? धर्मपाल का चेहरा लाल हो गया और वह तेज आवाज में बोला, सुरेश, अगर तुम्हें इतनी तकलीफ है तो अपनी बीवी को लेकर चले जाओ। ये लड़की मेरी बीवी है और ये घर मेरा है। तुम्हें अब यहां रहने की जरूरत नहीं। आज से तुम दोनों मेरे घर से निकल जाओ। सुरेश और कविता बैग उठाकर खामोशी के साथ घर से निकल गए। अगले दिन शाम का वक्त था। धर्मपाल और पायल अपने कमरे में बैठकर शराब पी रहे थे। तभी अचानक दरवाजा खुला और आईपीएस अंजलि कमरे में दाखिल हुई। उसके साथ वर्दी में 2 पुलिसकर्मी भी थे। अंजलि का गुस्सा उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। नमस्ते पिताजी,
मैं कविता की बहन आईपीएस अंजलि हूं। पायल अंजलि को देखकर घबरा गई। अंजलि ने सीधे पायल की तरफ इशारा किया और अपने साथ के पुलिसकर्मियों से कहा, गिरफ्तार कर लो इसे। धर्मपाल नशे में धुत था। वह लड़खड़ाते हुए बोला, यह क्या बकवास है? तुम कौन होती हो मेरी बीवी को गिरफ्तार करने वाली? अंजलि ने सख्त और दमदार आवाज में कहा, पिताजी, मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूं। यह लड़की पायल जिसके साथ आपने कल कोर्ट मैरिज की है, यह एक शातिर ठग है। मैंने इसकी सारी कुंडली निकलवा ली है। यह अब तक कई अमीर और अकेले बुजुर्गों को धोखा देकर लूट चुकी है। मैंने इसे हाथों पकड़ा है, इससे पहले कि यह आपको भी लूटकर फरार हो जाए। पायल ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। अंजलि ने अपने ससुर की तरफ देखा जो सदमे में था। उसने नम्रता से कहा, पिताजी, आपकी अकेलापन समझ में आता है, लेकिन आप गलत रास्ते पर चले गए। इस लड़की को गिरफ्तार करके पुलिस थाने ले जाया जाएगा। आपने जो कोर्ट मैरिज की है वह भी अब रद्द हो जाएगी। अगले ही पल धर्मपाल कुर्सी पर ढेर हो गया। उसके होश उड़ गए थे। उसने सोचा जवानी के लालच में उसने अपनी इज्जत, अपना बेटा और बहू सब खो दिया। जिस लड़की को उसने बीवी बनाया वहीं उसे लूटने आई थी। धर्मपाल ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। नौकरानी ने कहा, बाबूजी, अब अपने बेटे और बहू को सब सच बता दीजिए। धर्मपाल ने आह भरते हुए कहा, पायल के कहने पर मैंने सुरेश और कविता के साथ नाइंसाफी की। पता नहीं वह मुझे माफ करेंगे या नहीं। अंजलि ने कहा, मैंने सुरेश और कविता को यहीं बाहर रोका है। उन्हें भी सारा सच पता चल गया है। अगले पल सुरेश और कविता कमरे में दाखिल हुए। धर्मपाल को अपनी बेटी को ऐसे पुलिसिया अंदाज में देखते हुए और बेटे बहू को खड़े देखकर खुद पर बहुत शर्मा। वह रोते हुए सुरेश के कदमों पर गिर गया और कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने तुम्हारी और कविता की बातों पर यकीन नहीं किया। सुरेश और कविता ने तुरंत उन्हें उठाया। कविता ने धीमे लहजे में कहा, पिताजी, हम आपको माफ कर देंगे, लेकिन आपने जो किया है उसकी चोट बहुत गहरी है। धर्मपाल ने सोचा कि दौलत और जवानी का जादू वक्त ही धोखा है। असल सहारा तो अपने बेटे बहू और खानदान का होता है। जो अपने रिश्तों को छोड़ देता है वह आखिरकार खाली हाथ और अकेला रह जाता है। अंजलि के आदेश पर दोनों पुलिसकर्मियों ने ठग पायल को तुरंत हथकड़ी लगा दी। पायल ने चिल्लाने और विरोध करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अंजलि के सामने उसकी एक न चली। धर्मपाल, जो अब भी सोफे पर बैठे थे, पूरी तरह से सदमे में थे। उनके सामने उनके जवानी के लालच का पर्दाफाश हो चुका था। उनके जीवन का सारा पैसा जो उन्होंने अपनी जवानी वापस पाने के लिए लुटाया था, वह एक धोखेबाज के हाथों में जाने से बच गया था। लेकिन उनकी आत्मा पर लगा घाव गहरा था। आईपीएस अंजलि ने ठग पायल को पुलिस वैन में बिठाने से पहले आखिरी बार धर्मपाल की तरफ देखा। पिताजी, आपकी रिपोर्ट के आधार पर इस पर ठगी और धोखे से शादी करने का केस चलेगा। अब आप चिंता ना करें, आपकी बहू और बेटा आपके साथ हैं। पायल के जाते ही कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। धर्मपाल ने कांपते हाथों से सुरेश और कविता को इशारा किया। धर्मपाल ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, सुरेश, कविता, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। मैंने उस धोखेबाज लड़की के कहने पर तुम दोनों को घर से निकाल दिया। मैं उस झूठी जवानी के पीछे भाग रहा था और असल रिश्तों को भूल गया। सुरेश की आंखें नम थीं। उसने अपने पिता के पास बैठकर उनके कंधे पर हाथ रखा। पिताजी, मैं जानता हूं कि आप अकेले थे और आप प्यार और सहारे की तलाश में थे। आपने हमें घर से निकाला, उसका हमें बहुत दुख हुआ, लेकिन आप हमारे पिताजी हैं। हम आपको यूं अकेले नहीं छोड़ सकते थे। कविता, जो हमेशा की तरह शांत और समझदार थी, ने कहा, ससुर जी, हमारे मन में आपके लिए कोई मैल नहीं है। हम जानते थे कि आपको बहकाया गया है। खुशी है कि अंजलि दीदी सही समय पर आ गई। आईपीएस अंजलि ने राहत की सांस ली और कमरे की तरफ इशारा किया। अब तुम लोग एक परिवार की तरह बात करो। मुझे थाने में जाकर इस ठग के खिलाफ कानूनी कार्यवाही पूरी करनी है। कविता, मैं 1 घंटे में वापस आती हूं। अंजलि ने सुरेश और कविता की तरफ देखकर आश्वस्त किया और कमरे से बाहर निकल गई। उस रात धर्मपाल ने पहली बार चैन की नींद ली। उन्हें अब शराब या झूठी जवानी के सपने नहीं, बल्कि अपने बेटे, बहू और परिवार के सच्चे प्यार का सहारा मिला था।
अगले दिन सुरेश ने कनाडा लौटने का विचार त्याग दिया और तय किया कि वह अब यहीं रहकर पिताजी और अपनी पत्नी के साथ रहेगा। कुछ दिनों बाद धर्मपाल अपने पुराने फोन और डेटिंग ऐप्स को हमेशा के लिए डिलीट कर चुके थे। वह अपनी बहू कविता और बेटे सुरेश के साथ बैठकर अपने पुराने दिनों की बातें करते, हंसते और जिंदगी का असली सुकून महसूस करते। आखिरकार धर्मपाल को यह एहसास हुआ कि दौलत, शराब और जवानी का आकर्षण केवल एक पल का धोखा है, जबकि बेटे, बहू और परिवार का प्यार जीवन भर का अनमोल सहारा होता है। उन्होंने अपनी बड़ी गलती से सीख ली और अपने बाकी दिन शांति और संतोष के साथ अपने प्यारे परिवार के बीच बिताए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल स्टोरी दर्पण को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।